अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू द गाज़ियन ज़ूलॉजिस्ट। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नियो लेमार्किज्म के बारे में। व्हाट इज़ नियो लेमार्किज्म, आज हम इस लेक्चर में पूरा डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों का टाइम कीमती है, इस वजह से मैं ज़ाया नहीं करना चाहता, तो बगैर टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले नियो लेमार्किज्म है क्या? वो एवोल्यूशनिस्ट जो लेमार्कियन थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। अब लेमार्कियन थ्योरी कौन सी है? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को जो एवोल्यूशनिस्ट सपोर्ट करते हैं वो क्या कौन कहलाते हैं? नियो लेमार्कियन कहलाते हैं। और इस प्रोसेस को, इस थ्योरी को क्या कहते हैं? नियो लेमार्किज्म कहते हैं। तो कोप, गियर्ड, पेकर, स्पेंसर, मैकब्रिज, इन सारों ने जो है ना लेमार्कियन थ्योरी को, लेमार्किज्म थ्योरी को मॉडिफाई किया है। और वो इस वजह से कि इस थ्योरी को वो क्या कर सकें, एक्सेप्टेबल कर सकें। देखो, नियो लेमार्कियन के कंसेप्ट में जिन नियो लेमार्कियंस ने ये कहा था कि एडाप्टेशन यूनिवर्सल होती हैं। अब देखो, अब इन्हीं एक्चुअली एडाप्टेशंस की वजह से ये जो एडाप्टेशंस होती हैं वो किस की वजह से डेवलप होती हैं? वो रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन और इन्वायरमेंट, यानी इन स्ट्रक्चर और इन्वायरमेंट के दरमियान में जो उसके रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है, और स्ट्रक्चर के जो डिफरेंट फंक्शंस हैं, इस वजह से अडॉप्टेशन राइज होती हैं, ठीक है। तो फिर जो इन्वायरमेंट में जो कंडीशंस चेंज होते हैं, उससे ऑर्गेनिज्म की जो हैबिट है, वो हैबिट्स हैं, वो भी चेंज हो जाते हैं। जैसे हैबिट चेंज होता है तो न्यू स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं। यही न्यू स्ट्रक्चर एक्चुअली ओल्ड स्ट्रक्चर्स को रिप्लेसमेंट यानी रिप्लेस कर रहे होते हैं। ओल्ड स्ट्रक्चर्स की जगह न्यू स्ट्रक्चर्स डेवलप हो रहे होते हैं। एक्चुअली जो वेरिएशंस हैं, यही वेरिएशंस फिर वाज़े हो जाती हैं, एक्सटेंट हो जाती हैं, ठीक है। यही फिर जो वेरिएशंस होती हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में, यानी जो नस्ल कुशी है, नस्ल है, वो उस नस्ल में वो यानी नस्ल की विरासत बन जाती है। मतलब नस्ल में ही कंटिन्यूसली वो ट्रांसफ़र होती रहती हैं, ठीक है। तो ये थी एक्चुअली लेमार्किज्म यानी मॉडिफाइड वेरिएंट ऑफ लेमार्कियन, ठीक है, नियो लेमार्कियन, ठीक है। जो नियो लेमार्कियन ने उसमें थ्योरी में यानी चेंजेस लाई हैं वो ये थी। उसके बाद जो है ना नेक्स्ट मिसाल के तौर पर जो नियो लेमार्कियंस हैं उन्होंने कहा था कि स्किन है उस पर फर की डेवलपमेंट है, वो इस वजह से होती है कि एनिमल को कोल्ड वेदर से बचा सके, ठीक है, ताकि सर्दियों में उसे गर्म रख सके। अगर इसके रिटर्न उन्होंने कहा कि जो ना अगर इन्वायरमेंट में, ठीक है, यानी रिवोल्ट हो जाए, नॉर्मल स्टेट पे आ जाए तो वो ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। अब उन्होंने ये कहा था कि ये जो स्ट्रक्चर है वो ऑर्गेनिज्म की ज़रूरियात पे डिपेंड करता है, ठीक है। उन्होंने फिज़िकल वांट का लेमार्कियन का एक ऑप्शन है, ठीक है, यानी एक उसका लॉ है फिज़िकल वांट्स। तो उसमें उसने यही कहा था कि ऑर्गेनिज्म को जब स्ट्रक्चर ज़रूरत होती है तो वो डेवलप कर लेता है, जब नहीं होते तो वो उसे रिमूव कर देता है। तो यहाँ उन्होंने यही बात की है कि एनिमल है, ठीक है, उसको सर्दी से बचने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? फ़र की। तो वो फ़र डेवलप करता है, ठीक है। जैसे क्योंकि एनवायरनमेंट क्या हुआ है, वार्मर से जो ना कोल्ड में डेवलप हुआ है, ठीक है, तो इस वजह से उसने फ़र डेवलप कर लिए। तो इसी तरह से जब वो नॉर्मल स्टेट में आएगा तो वो क्या करेगा? अपने फ़र्ज को डिसअपेयर कर देगा। तो एक्चुअली इसको अगर हम मद्देनज़र रखें तो लेमार्किन ने आल्सो एक थ्योरी भी पेश और आल्सो उसकी एक लॉ भी थी कि जो ना यूज़ एंड डिसयूज़, ठीक है, इफ़ेक्ट्स ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़, ठीक है। तो इस बेस की बुनियाद पर, यानी इस लॉ की बुनियाद पर उन्होंने एक्चुअली नेचुरल सिलेक्शन को ही रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने कहा था कि नेचुरल सिलेक्शन एवोल्यूशन की बेस नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात ये उन्होंने कहा था कि उनका जो यानी स्ट्रक्चर, फंक्शन और इन्वायरमेंट का जो रिलेशनशिप है, यही एक्चुअली नियो लेमार्किज्म जो है ना, उन्होंने कहा था, नियो लेमार्किज्म ने यही कहा था कि यही जो है ना एवोल्यूशन की क्या है, ट्रुथ है। यहीं से एवोल्यूशन स्टार्ट होती है, उस स्ट्रक्चर के यूज़ करने और ना यूज़ करने पे डिपेंड करता है। तो यहाँ जो ना हम चंद एविडेशंस को डिस्कस करेंगे, जो कि चंद करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि ट्रांसमिशन जो है ना नेक्स्ट जनरेशन में वो ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है, ट्रांसमिट होते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट बाय सेमिनर ने एक्चुअली वाइट रेस को 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे यानी उसकी एक्सपेरिमेंट की है, ठीक है। अब उसने जैसे हाई टेम्परेचर अप्लाई किया तो उस जो वाइट रेड थी उसमें लॉन्ग बॉडीज़ डेवलप हुई, लॉन्ग टेल्स डेवलप हुई और उसकी जो लॉन्ग हैंड फीट है वो डेवलप हुई। अब देखो, यही उसने कहा, यही जो अबनॉर्मेलिटीज़ हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में उसको क्या हुई हैं, नज़र आई हैं। मतलब जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन वो पास हुई हैं।
उसके बाद मैकडॉगल ने एक्सपेरिमेंट किया। मैकडॉगल ने एक्चुअली जो वाइट रेस था उसे टैंक पानी के टैंक में रखा और उसे वहाँ से निकलने के यानी उसने देखा कि ये पानी के टैंक से किस तरह से निकलता है, ठीक है। मुख्तलिफ यानी रास्ते थे और उस रास्ते से ये जो वाइट रेट है वो पानी के टैंक से किस तरह से निकलता है। देखो उसने यही जो वाइट रेट्स थे उनको उसने मेटेड करवाया, यानी उनकी रिप्रोडक्शन करवाई, ठीक है। तो जैसे उनकी मेटिंग करवाई, उनकी जो ऑफ स्प्रिंग आए, तो उन्हें ऑफ स्प्रिंग ने एक्चुअली वो जो स्केपिंग का प्रोसेस था या प्रॉब्लम था वो उसे सीख गए थे। आफ्टर 44 जनरेशन में जब उसने देखा कि वो जो प्रॉब्लम्स थे या जो एरर्स थे वो वाइट रेस बहुत, यानी उनकी जो ऑफ स्प्रिंग थे वो बहुत कम करते थे, ठीक है। यानी वाइट रेट्स के जो बच्चे थे वो एरर बहुत कम करने लग गए थे, ठीक है। यह एक्सपेरिमेंट एक्चुअली एगर डरमोंड और टाइग्स ने जो ना प्रोसेस अपटेन किया, ठीक है। यानी उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने क्या किया था, परफॉर्म किया था और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उसमें मुख्तलिफ एरर्स की कंडीशन ही उन्होंने चेंज कर दी थी, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, रिगार्डिंग इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ एरर, ठीक है। अब उन्होंने एरर्स को यानी उसमें गलतियाँ और भी इंसर्ट कर दी जिसकी वजह से उन्हें इरेगुलर रिजल्ट आया था। नेक्स्ट है गेवियर एंड स्मिथ। गेवियर एंड स्मिथ एक्चुअली रैबिट्स का जो फीटस था, ठीक है, उसकी आँखों में यानी आँखों में उन्होंने लेंसेज एंड क्या किए थे, लेंसेज डिस्ट्रॉय किए थे, यानी आँखों के लेंसेज उन्होंने डिस्ट्रॉय किए थे रैबिट फीटस के। तो एक्चुअली किसकी मदद से किए थे, वो जो ना इंजेक्शन में इंजेक्शन में जो सुई नहीं होता उसकी मदद से उन्होंने चेंज किए थे, ठीक है। वो उन्होंने डिस्ट्रॉय किए थे उसके लेंसेज। तो अब वो जो रैबिट था, रैबिट फीटस, उसमें क्या हुआ, एंटी लेंसेज सीरम डेवलप हो गए। अब यही करेक्टरिस्टिक्स एक्चुअली उनको नेक्स्ट जनरेशन में यानी ट्रांसफ़र हुई हैं, ठीक है। तो बैग्स और हैंसन और लिटिल ने भी यही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे, लेकिन उन्होंने जर्म सेल को इफ़ेक्ट किया था, ठीक है। एक्स-रेज़ उन पे डाली थी, तो जैसे उन्होंने एक्स-रेज़ पे डाली थी तो यही करेक्टरिस्टिक्स उनकी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो गई। उसके बाद जो ना कैमरर है, अब कैमरर ने प्रोटियस एंजीनियस पे एक्सपेरिमेंट किए थे, वर्क किए थे। ये एक एम्फीबियन है जो कि वाटर में रहता है और कम्प्लीटली डार्कनेस में रहता है, ठीक है। तो एक्चुअली ये एक ब्लैंड एनिमल है क्योंकि इसकी जो आइज़ हैं, वेस्टिजियल आइज़, वो स्किन के साथ कवर होती हैं, बाय द स्किन के से कवर होती हैं। तो ये बिल्कुल कलरलेस होता है, लेकिन जब उसको डे लाइट में लाया गया तो वो कलरफुल हो गया, ठीक है, ब्राउन ब्लैक में कन्वर्ट हो गया। तो यही जो करेक्टरिस्टिक्स उनकी ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हुई और उसके बाद जो ना जैसे उसे यानी लाइट में लाया गया था तो उसकी आंखें भी डेवलप हो गई। तो यही एक्चुअली दिस शोज़ दैट चेंज इन्वायरमेंट हैव इंड्यूस्ड द चेंज इन एनिमल एंड एक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक्स वर इनहेरिटेड। तो अब जैसे इन्वायरमेंट चेंज हुआ उस एनिमल में चेंज आई है और यही जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी नेक्स्ट जनरेशन में वो ट्रांसफ़र हुई हैं। अब कंक्लूजन्स ये हैं कि इनके जो एविडेंसेस और ऑब्जेक्ट्स थे वो क्या हुए, अनकन्वीनियंट्स थे, ना बेएतबार और नाकाबिल यकीन थे, ठीक है। तो इस थ्योरी में इसके बारे में जो ना सैमन और रिग्नेनो उनकी थ्योरीज जो ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो उन्होंने एक सैमन ने जो थ्योरी पेश की थी वो नीम थ्योरी पेश की थी और उसके बाद रिग्नेनो ने जो थ्योरी पेश की थी वो सेंट्रो एपिजेनेसिस थ्योरी पेश की थी, ठीक है। तो सीमन क्या कहता है, एक्चुअली सैमन क्या कहता है, वो ये कहता है कि सीमन होल्ड्स दैट एवरी कंडीशन ऑफ लाइफ और फंक्शनल एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लीव अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ एनग्राम। और उन्होंने ये कहा था कि जो एनिमल है, ठीक है, उसकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली आ रही है या उसकी कोई फंक्शनल एक्टिविटी है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म की, तो वो एक परमानेंट रिकॉर्ड छोड़ जाता है किसकी सूरत में, इनग्राम की सूरत में। उन्होंने कहा था कि अगर ये कंडीशन लंबे अरसे तक एक साथ रहती हैं यानी कंटिन्यू रहती हैं तो वो जाके उसके हेरिडिटी को इफ़ेक्ट जाके करेगा और यही जो चीज़ें हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होगी। अगर ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए तो वो ट्रांसफ़र नहीं होगी। उसके बाद जो ना यही जो ना नाउ इट इज़ क्लियरली इस्टेब्लिश्ड ओनली दोज करेक्टरिस्टिक्स, जस्ट वही करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं कि नेक्स्ट जाके ट्रांसफ़र होती हैं जो जर्मोप्लाज्म को इफ़ेक्ट करते हैं। जो जर्मोप्लाज्म को इफ़ेक्ट नहीं करते वो जो ना नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होती। मिसाल के तौर पर जो सोमैटिक सेल्स पे इफ़ेक्ट करते हैं वो तो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होती। ये उनका जो ना कंक्लूजन था लास्ट, ठीक है। अगर हम डिफरेंस की बात करें लेमार्किज्म और जो ना नियो लेमार्किज्म थ्योरी के दरमियान में, तो लेमार्किज्म
लिमार्किज्म लिमार्क ने इंट्रोड्यूस करवाया था। नियो लिमार्किज्म यानी लिमार्क में जो ओरिजिनल थ्योरी थी उसमें थोड़ी सी तब्दीलियाँ आई हैं। एक्चुअली जो लिमार्किज्म थ्योरी है वो वाइटल फोर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, वाइटल फोर्स पे डिपेंड करता है, एपिटेंसी पे डिपेंड करता है और यूज़ ऑफ डिस्यूज़ पे ऑफ आर्गन पे डिपेंड करता है। मतलब इंटरनल वाइटल फोर्स मतलब ये कि इंसान की अपनी सलीयत, ठीक है, और एपिटेंसी का मतलब ये कि एनिमल जो चाहता है वैसे होता है, ठीक है, यानी फिजिकल वांट मैंने अभी भी बताया था। और उसके बाद यूज़ ऑफ डिसयूज़ ऑफ आर्गन के बारे में कि अगर किसी आर्गन को यूज़ करेगा तो वो अच्छी तरह से डेवलप होगा। तो नियो लिमार्किज्म डिड नॉट गिव एनी इम्पोर्टेंट टू दीज फैक्टर्स, और नियो लिमार्किज्म ने इन फैक्टर्स को कोई इम्पोर्टेंट नहीं दी। और उसके बाद एक्चुअली वो जो नियो लिमार्क ये कंसिडर करता था कि जो इन चेंजेस एंड इन्वायरमेंट ब्रिंग्स अ कॉन्शियस रिएक्शन इन एनिमल्स, मतलब इन्वायरमेंट में जैसे तब्दीली आती है तो उससे एनिमल में भी तब्दीलियाँ आती हैं, ठीक है। तो द थ्योरी स्ट्रेस्ड ऑन द डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ चेंज इन्वायरमेंट ऑन द ऑर्गेनिज्म, और इसने डायरेक्ट इफेक्ट की बात की थी, जो इन्वायरमेंट डायरेक्ट इस एनिमल पे इफेक्ट करता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द लिमार्किज्म एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आर पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन, उन्होंने कहा था कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में पास होती हैं, ठीक है। तो नॉर्मली ओनली दोज मॉडिफिकेशंस आर ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन विच इन्फ्लुएंस द जर्म सेल्स एंड सोमैटिक सेल्स विच गिव्स राइज टू द जर्म सेल्स। एक्चुअली उन्होंने ये कहा था कि ये सिर्फ उन चीज़ों पे इफेक्ट करता है, किस पे, जर्म सेल पे जाके इफेक्ट करता है, ठीक है। मतलब ये कि कैरेक्टरिस्टिक्स या मॉडिफिकेशंस वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगी जो किसको, जर्म सेल पे, यानी जो चीज़ जर्म सेल पे इफेक्ट करेगी, ठीक है। और वेयर सोमैटिक सेल्स गिव्स राइज टू जर्म सेल, और यही जो सोमैटिक सेल्स हैं वो क्या करते हैं, जर्म सेल्स को क्या करते हैं, गिव राइज करते हैं, ठीक है। मतलब ये कि या वो सोमैटिक सेल जिनसे जर्म सेल बनते हैं अगर उनको इफेक्ट करेंगे तो जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगी, मतलब जो मॉडिफिकेशन तब्दीलियां हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको फुल्ली क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें से यानी कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आई तो आप जो ना लेक्चर को रिवाइज करके देखें। अगर उसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन है तो इनबॉक्स में आएँ और मैसेज करें, इंशाल्लाह हम उसका जवाब भी ज़रूर देंगे, मतलब कमेंट सेक्शन में, सॉरी। तो तब तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह हाफ़िज़।